नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। हम लोग साथियों आज हिंदी साहित्य कक्षा 11 का ओरिजिनल पेपर हमें प्राप्त हुआ है। उस पेपर को हम लोग यहाँ पर साथियों हल करते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। समय आपका 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक 48 और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहले यानी पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आप सब लोगों को पता है ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हामिद है। तो पहले का कै उत्तर आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम था? है ना, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो आपको पता है यानी उत्तर आएगा ख, रामचंद्र। इसके बाद साथियों आपका तीसरा जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? तो हम सभी लोगों को पता है कि कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी बताया है। तो इसका उत्तर आप तीसरे का घ उत्तर होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? साथियों जैसे ही सूरदास का नाम आया है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, सूरदास को वात्सल्य रस का क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर रहेगा ग, वात्सल्य रस। उसके बाद पांचवा प्रश्न हम लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पद्माकर की अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। तो यहाँ पूछा गया पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। तो पद्माकर किसके अंतिम श्रेष्ठ कवि थे? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं में 4 भाग। पहला भाग आदिकाल है, दूसरा भक्तिकाल और तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल है। तो आपको पता है पद्माकर बच्चों हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा घ, रीतिकाल। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर घ, रीतिकाल। अब देखिए रिक्त स्थान वाले यहाँ पर प्रश्न आए हैं। तो देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने आया है कि हमीद अपनी दादी के लिए लाता है, क्या लाता है? बच्चों आपने पढ़ा होगा हमीद अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा चिमटा। इसके बाद अगर अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहन की उम्र साल थी, कितने साल की थी? तो आपको पता है मोहन की उम्र बच्चों 18 साल की थी। अब है 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले मित्र ने अपनी टॉर्च प्रवाहित की, कहाँ प्रवाहित की? तो आपको पता है मित्र ने टॉर्च नदी में प्रवाहित की थी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नदी। रिक्त स्थान में आप नदी भर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? पद्माकर कवि ने इस कविता में ऋतु का वर्णन किया है। आपको पता है पद्माकर ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? बसंत ऋतु आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, यानी कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जन्म सन पूछा जा रहा है। तो आप लिख देना 1907 में। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। तो ये आपके रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से लेकर 15 तक जो प्रश्न है सत्य या असत्य कथन आपको पहचानने हैं। यानी प्रश्न पुस्तिका में केवल आपको यही लिखना है कि उपयुक्त कथन ये सत्य है या असत्य है। तो आप देखिए पहला कथन पढ़िए। कथन क्या कह रहा है कि रामचंद्र ड्राइवर का काम करता था। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, रामचंद्र ड्राइवर का काम नहीं करता था। तो 11वां प्रश्न उत्तर होएगा आपका असत्य। इसके बाद 12वां प्रश्न, साखी कबीर की रचना। बिल्कुल बच्चों आपने पढ़ा होगा साखी शब्द और रमेनी ये कबीर जी की रचना है ना। एक और रचना आप जानते होंगे कबीर जी की जो धर्मदास ने संकलित की थी, बीजक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो साखी कबीर जी की रचना है। बिल्कुल ये आपका कथन हो गया सत्य। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 13वां जो प्रश्न आया है, अष्टछाप में कुल 4 कवि थे। बिल्कुल क्या है? गलत हो गया। अष्टछाप देखो संख्या से पता चला है अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, रीतिकालीन काव्य मुख्यतः ब्रज भाषा में लिखा गया। बिल्कुल बच्चों रीतिकालीन काव्य क्या किसमें लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ये भी कथन सत्य हैं। और उसके बाद अगर अपन चर्चा करें 15 नंबर प्रश्न की, वे आंखें कविता के कवि का नाम महादेवी वर्मा है। बिल्कुल गलत आ गया। वे आंखें कविता के कवि का नाम महादेवी वर्मा नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है ना। जागो फिर एक बार महादेवी वर्मा की होगी। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके हो गए 15 प्रश्न। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न देखिए, हामिद के पिता का क्या नाम था? हामिद के पिता का नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 16 उत्तर हो जाएगा बच्चों, आपने कहानी पढ़ी होगी आबिद, ठीक है। इसके बाद देखिए ना, हामिद के पिता, आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, तो आपको बिल्कुल इसका उत्तर पता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है ना। सिद्धेश्वरी के पति का नाम पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्या उत्तर हो जाएगा? मुंशी चंद्रिका प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या था? तो टॉर्च बेचने वाली कंपनी का सीधा सा नाम बच्चों आपको पता होगा, सूरज छाप। कौन सी कंपनी का नाम क्या था? सूरज छाप, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 19, गोपियाँ किससे ईर्ष्या कर रही थी? आपको पता होगा गोपियाँ और किसी से ईर्ष्या नहीं कर रही थी, लेकिन किससे कर रही थी? जो मुरली थी भगवान श्री कृष्ण की, जो भगवान श्री कृष्ण होठों पर धारण करते थे, अधिकतम समय उसी के साथ बिताते थे, तो इस वजह से गोपियाँ उनसे क्या करती थी? ईर्ष्या करती थी। किससे? मुरली से, बांसुरी से। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न आ गया, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता था। बच्चों ये प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। मीरा जो कि भक्त कवयित्री मीराबाई, आप जानते होंगे कुर्की गांव में उनका जन्म हुआ है ना, पाली। और मीरा भक्त कवयित्री थी, कृष्ण की अनन्य भक्त कवयित्री थी। तो आप इनके बारे में है ना, चित्तौड़ के राज परिवार से भी इनका संबंध था, वहाँ उनका ससुराल था। मीरा के पति का नाम भोजराज था, आप सब लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया है, तो ये आपके छोटे प्रश्नों के उत्तर आपने हल किए। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 जो आपको संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो बच्चों आपको पता होगा, आपको 3 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। एक तो आप यहाँ पर इस पूरे फैक्ट में आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में आपको ये लिखना होगा कि ये कविता कहाँ से ली गई है और किस अध्याय से ली गई है, इसके लेखक कौन है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये बच्चों वे आंखें अध्याय से ली गई है, और वे आंखें जो अध्याय है उसके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। तो इस कविता का भावार्थ आप लोग आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले प्रसंग, उसके बाद आप लोग व्याख्या लिखोगे, और व्याख्या के बाद सबसे नीचे विशेष। व्याख्या में हिंदी अनुवाद लिख देना, और विशेष में बच्चों भाषा से संबंधित, भाषा की सरलता, अलंकार इत्यादि, छंद रस इत्यादि चीज़ें लिख देना। चलिए ये हो गया पद्यांश। इसी के साथ एक अथवा में दे रखा है, दोनों में से आप एक कर सकते हो। देखिए, अचल हिमगिरी हृदय आज चाहे कंप लो, तो कितना आसान हो गया है ना। इसी से देखिए सबसे पहले नीचे पंक्ति लिखिए, जाग तुझको दूर जाना है। मतलब सीधी सी बात है, ये महादेवी वर्मा की जो कविता है, जाग तुझको दूर जाना है, तो महादेवी वर्मा की जाग तुझको दूर है ना कविता अध्याय से ली गई है। और इसी में वही चीज़ें तीनों है ना, प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेष लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश, ऊपर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या थी, यहाँ पर है गद्यांश की प्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले देखिए, लड़के सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं रोजा रखकर, दोपहर का ना, ईद का। देखिए पता चल रहा है हमें, तो सीधी सी बात है वही तीनों पॉइंट यहाँ पर भी लिखने हैं, और आपको पता होना चाहिए ये ईद का कहानी से लिया गया है, और ईद का कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। तो इसी में तीनों वही पॉइंट आगे लिखोगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अथवा में क्या आया? सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया। तो अब यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि ये अध्याय कहाँ से है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एक अध्याय है ना, दोपहर का भोजन है ना, वो अध्याय है। अमरकांत इसके लेखक हैं। तो ये भी आप लोग इसकी भी व्याख्या कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में, ये बड़े प्रश्न हैं बच्चों, इनके उत्तर आप लोग आराम से हल कर सकते हो। कि तेसरलाई गुंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया था। इसने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी वो इसमें आ जाएगी। और उसके बाद अंडे के छिलके 24वां प्रश्न, जुराब में, कोट में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं है, इस पर अपनी राय प्रकट कीजिए। मतलब इसकी क्या क्या जो है ना, एक तरीके से
गलत चीज़ें हैं वो सारी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। अंडा खाना क्यों कोई अपराध नहीं है, इस पर भी आप लोग टिप्पणी लिख सकते हो। चलिए अब आप 26वें प्रश्न की ओर देखिए। निम्नलिखित अध्यायांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को आने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है, तो ये बात तो आप लोग इस अध्याय में आराम से देख सकते हो। देखिए यहाँ पर लिया गया है, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को क्या है, समझने लगा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे अपने शुभ बुद्धि। ये देखो ये लाइन है आपकी, चौथी लाइन, ये इसका उत्तर हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगर अपन चर्चा करें, अगला पॉइंट आ जाएगा विज्ञान की प्रगति, है ना। विज्ञान की, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए एक है विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है। तो यहाँ पर है ना, अगर आप उसमें पढ़ना चाहें तो यहाँ पर सीधा अगर आपने ये ऊपर वाला पढ़ रखा है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा इसका उत्तर। तो 3 नंबर आपका पॉइंट है, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर, देशों की दूरियां कम हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, देश में आज भी कौन सी समस्या है, देश में आज भी कौन सी समस्या है। तो ये देखिए आपको पता है वर्ण भेद की समस्या है, वो हर जगह पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है घ, और घ में आप देखिए बिल्कुल आसान सा उत्तर हो जाएगा, यानी किस कारण देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता और कटुता पैदा होती है। कटुता की कमी नहीं आई है ना, तो ये देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर ये वही भी हो जाएगा उत्तर, वर्ण भेद के कारण। तो घ इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो आसान सा है, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिकनेरा बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र को स्वीकृत हेतु कार्यालय पत्र। तो यहाँ पर आपको कार्यालय पत्र लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार वाली बात है नहीं। और इधर विज्ञान विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी, दोनों में से एक विज्ञान प्रदर्शनी पर एक प्रतिवेदन, ठीक है, या तो प्रतिवेदन लिख दो या कार्यालय पत्र लिख सकते हो। और अब आपका प्रश्न नंबर लास्ट 28, जिसमें आपसे पूछा गया निबंध, और निबंधों की सीमा होनी चाहिए 300। और देखिए है ना, ये वर्तमान में कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये भी लिख सकते हो। पर्यावरण संरक्षण लगातार चलता आ रहा है, ये निबंध आपको याद है तो ये लिख सकते हो। इंटरनेट ज्ञान की दुनिया, या फिर आपकी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इससे संबंधित लिख सकते हो। तो ये था आपका पेपर। आशा करूँगा कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो हल किया होगा। और विशेषकर आप इससे ये सीख ले सकते हैं, इसको ओरिजिनल पेपर आप बिल्कुल है ना, इसको एक मॉडल पेपर के तौर पर समझना, इससे आप लोगों को फायदेमंद, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, धन्यवाद।